हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10th साइंस धातु और अधातु चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। धातु क्या है, अधातु क्या है, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, धातु अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। अब ये हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम खनिज, अयस्क और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बारीकी से जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खनिज, कि खनिज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। खनिज भूपर्पटी में पाए जाने वाले वैसे तत्व जो मानव के लिए उपयोगी एवं कल्याणकारी हों, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अयस्क। जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो जो भी खनिजों से हमें धातु प्राप्त होती हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। तो आई होप आपको खनिज और अयस्क समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, धातु निष्कर्षण की 3 विधियां। चलिए, ये तीनों विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है, इसलिए ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो धातु निष्कर्षण करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति, सेकंड विधि है कार्बन के उपयोग से अपचयन, और थर्ड विधि है विद्युत अपघटनी। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। तो पहली विधि प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति। इस विधि द्वारा सबसे कम क्रियाशील वाले धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। जैसे सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। उस ऑक्साइड को और अत्यधिक गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया है फ्रेंड्स, HgS+O2 को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा HgO+SO2 का निर्माण होता है। ठीक है, Hg मीन्स पारा होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा विधि था वो था कार्बन के उपयोग से अपचयन। इस विधि द्वारा मध्यम वर्ग के क्रियाशील धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। इसमें 2 विधियां हैं, भर्जन और निस्तारण। देखिए फ्रेंड्स, ये भर्जन और निस्तारण जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भर्जन निस्तारण में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो आपको भर्जन और निस्तारण को अच्छे से समझ लेना है। तो आइए समझते हैं। भर्जन, इस विधि में सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदला जाता है। उस ऑक्साइड अयस्क को कार्बन के साथ उपचयित कर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भर्जन में क्या होता है, जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड अयस्क है ना, इसको कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में हमारा SO2 भी बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट नीचे भी है, आप देख लीजिए। दूसरी विधि थी हमारी फ्रेंड्स निस्तारण विधि, है ना। तो चलिए निस्तारण को भी देखते हैं। इस विधि में कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदला जा रहा था, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत अपघटनी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विद्युत अपघटनी। इस विधि में सबसे अभिक्रियाशील धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, तो जो विद्युत अपघटनी था उसमें क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, धातुओं को उनकी ना क्रियाशीलता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उच्च अभिक्रियाशील, सबसे निम्न अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील। ठीक है, और उनकी जो विधियां थी, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्र धातु। ठीक है, 2 धातुओं या एक धातु या एक से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 धातुएं या एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। अब है फ्रेंड्स, एक है अमलगम। जिस मिश्र धातु में एक धातु पारा हो उसे अमलगम कहा जाता है। ठीक है, अम्लगम क्या है फ्रेंड, तो जिस मिश्र धातु में एक धातु, ठीक है, क्या हो फ्रेंड्स, पारा हो, उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गैंग।
गैंग क्या होता है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं गैंग क्या है। धातु निष्कर्षण में जो अशुद्धियां बालू के रूप में या अन्य रूप में बाहर निकलती है उसे गैंग या एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, जब फ्रेंड्स हम लोग धातु निष्कर्षण करते हैं तो आपको पता होगा जब धातुओं को जमीन से निकाला जाता है तो वो पूर्ण रूप में शुद्ध नहीं होती, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं ना। तो जब धातु निष्कर्षण किया जाता है तो वो क्या होता है, वो अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। तो जो अशुद्धियाँ बालू के रूप में बाहर निकलती हैं ना, उसी को हम लोग गैंग या एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग गैंग या एनोड पंख कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पारा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, फ्रेंड्स सोडियम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोटेशियम भी एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर होती है और उष्मा की कुचालक सीसा होती है ना, जिसका संकेत Pb होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आघातवर्धिता तथा तन्य का अर्थ हम तो आपको बता ही दिए हैं। वैसे धातु जिसे पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जाता है उसे आघातवर्ध्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तन्य, वैसे धातु जिसे खींचकर एक पतले चादर के रूप में बनाया जाता है उसे तन्य कहते हैं। ठीक है, उसको पीट कर बनाया जाएगा। फ्रेंड्स आप देखना यहाँ पे आघातवर्ध्य में क्या होता है, पीट कर बनाया जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है, खींच के बनाया जाता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर, है ना, कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। चलिए देखते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण ये वायु के संपर्क में आता है तो स्वतः ही आग लग जाती है। इसीलिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी सुरक्षा के लिए इसको केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, तो आयरन का क्या होता है फ्रेंड, Fe होता है और भाप का H2O होता है ना। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो FeO3 प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ऐसे जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया है। कैल्शियम का क्या होता है फ्रेंड, संकेत Ca और जल का H2O। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं फ्रेंड्स तो हमारा बनता है CaOH का होल 2, ठीक है, प्लस H2। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है फ्रेंड जो आपके जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ दे रही हूँ। बाकी खनिज एस तो मैंने आपको बता ही दिया, गैंग भी बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका, दो धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और प्लेटिनम ये दोनों धातु है फ्रेंड्स जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। फ्रेंड्स सोना आसानी से संक्षारित नहीं होती है, बट आप चांदी का यूज़ करते हो या और भी चीज़ों का यूज़ करते हो, देखना उस पर ना संक्षारण होने लगता है, काले हरे ऐसी परत चढ़ने लगती है, बट सोने के ऊपर जल्दी कोई परत नहीं चढ़ता है। मिश्र धातु तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी मैं आपको न्यू वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगी कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण इनका जो होता है फ्रेंड्स गलनांक उच्च होता है, मजबूत आकर्षण बल से ये जुड़े होते हैं। चलिए अब कुछ और नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहीं तक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपने नोट्स को नोट डाउन किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।